जापान आज की तीसरी सबसे पावरफुल इकोनॉमी बन गया है। तो अब इसके हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। आज से करीबन 400 से 500 साल पहले की बात करें तो समुराई को पीछे छोड़कर आगे निकले शोगुन एरा 1650 से 1850 तक। तब तक जापान एक आइसोलेटेड कंट्री था और जो कि छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स में बटा हुआ था। वहाँ पे कोई फ्यूडल सिस्टम नहीं था, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रेड नहीं होता था, डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई एक पीएम नहीं था, कोई एक सिंगल लीडर नहीं था वहाँ का। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन वहाँ की जनता ने उस शोगुन एरा को वहाँ से खत्म कर दिया। देन फिर उसके बाद आया मेजी एरा एंड द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज टू एलिमिनेट ऑल द वेसल्स देयर। आफ्टर दैट कॉमन सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाई गई, कॉमन डेमोक्रेसी लाया गया, रोड डेवलपमेंट हुआ, कॉमन आर्मी बनाई गई और उन्होंने मोरल एजुकेशन पे भी काफी ध्यान दिया। और इन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया था कि उस समय की सबसे पावरफुल कंट्री रशिया को भी 1905 में इन्होंने हरा दिया था। तो अब इनके पास कोई अपने नेचुरल रिसोर्सेज तो थे नहीं, तो इन्होंने दूसरे कंट्री पे अटैक करना शुरू कर दिया। इनके कॉलोनियल एम्बिशन काफी बड़े हो गए थे। इन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया, वहाँ इन्हें थोड़ी मुश्किलें आई, लेकिन ये वापस खड़े हुए वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए। लेकिन वहाँ पर इन्होंने एक गलती कर दी, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करके, जो कि इन्हें काफी महंगा पड़ा क्योंकि उस समय अमेरिका बाकी कंट्रीज पे अपना डोमिनेशन जताना चाह रहा था। पर उसे यहाँ एक मौका मिल गया बाकी कंट्रीज को अपना पावर दिखाने का। तो उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए और अगस्त के सेकेंड वीक आते आते जापान में इतनी तबाही मच गई कि जापान ने अमेरिका को अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। देन नाउ अब अमेरिका और जापान के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हुई। तो यहाँ अमेरिका ने जापान से कहा कि तुम अपनी अब आर्मी बिल्ड नहीं करोगे, हम तुम्हें एम्युनिशन प्रोवाइड करेंगे, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। तो अब जापान में डीमिलिटराइजेशन हो गया, यानी कि अब मिलिट्री जैसी वहाँ पे कोई भी चीज नहीं रहेगी। देन आफ्टर दैट द जापानीज गवर्नमेंट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन बिजनेस। और इस ट्रेजेडी के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने अपने लोगों को इतना मोटिवेट किया कि तुम एशियन से भी ज्यादा पावरफुल हो। तो अब कंपनीज जैसे कि इसुजू, निसान और टोयोटा जो पहले मिलिट्री प्रोडक्ट बनाया करती थी, अब वो कमर्शियल प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिए। तो जैसे कि सोनी कंपनी पहले बाइनोकुलर बनाया करती थी, यानी कि दूरबीन, अब वो कैमरा बनाना शुरू कर दिए। जो पहले कंपनीज मिलिट्री ट्रक बनाया करती थी, अब वो कमर्शियल पैसेंजर कार बनाना स्टार्ट कर दिए। और जो आर्मी के डिसिप्लिन लोग थे, अब वो बिजनेस में धीरे धीरे एंट्री करने लगे। लेकिन ये सब उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। जहाँ की 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक 20 साल बाद 1964 में उन्होंने अपने यहाँ पहला टोक्यो ओलंपिक्स कराया। दे आर वेरी रिस्किवर्स, ये लोग गलती को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इनके यहाँ सुनामी और अर्थक्वेक काफी कॉमन होते हैं। मिलियन से प्रोडक्ट बनाते हैं ये लोग अपने असेंबली लाइन में, लेकिन गलती नहीं करनी। और ऐसे ये लोग परफेक्शन के काफी नजदीक पहुंच गए। और कई सारे क्वालिटी मूवमेंट टूल हमें जापान ने ही दिए, जैसे काइजन हो गया, 6 सिग्मा, 5S, पोकायोके, TQM, टोटल क्वालिटी मूवमेंट, TPM, टोटल प्रोडक्टिव मूवमेंट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन्होंने इतनी जल्दी रिकवर कैसे किया। तो उस समय इरा चल रहा था कोल्ड वॉर का, कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट के बीच में। अमेरिका यानी कैपिटलिस्ट कंट्री और रशिया, नॉर्थ कोरिया और सेंट्रल एशिया कंट्री मिलाकर बनाती थी कम्युनिस्ट कंट्रीज। अब अमेरिका का एशिया की तरफ तो कोई दोस्त था नहीं, तो उसे अपनी बेस टिकानी थी, तो किसी न किसी को दोस्त तो बनाएगा ही। तो जापान ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाना काफी फायदेमंद समझा क्योंकि उस समय तक अमेरिका काफी डेवलप कंट्री था और केवल अमेरिका ही जापान को ग्लोबल मार्केट में एक्सेस दिला सकता था। क्योंकि जापान एक छोटी सी कंट्री है, तो अपने देश में कितना माल बेचेगा। तो जापानीज गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि आप लोग अब सेविंग करना स्टार्ट कर दो। और धीरे धीरे बैंक में पैसे आने लगे और बैंक वो पैसे बिजनेसमैन को एज ए लोन की तरह देने लगे। और बहुत ही तेजी से नई नई इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई, जिसमें कि कई सारे जॉब्स जनरेट हुए और इसी वजह से जापान की इकोनॉमी में काफी ग्रोथ आई।